नंदिनी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई। नंदिनी के पिता नरेश सावंत पुलिस अधिकारी हैं और मां प्रतिभा घर संभालती है। उसका एक छोटा भाई उमेश भी है जो अभी आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहा है। नंदिनी खुद भी एक आईटी कंपनी में कार्यरत है और उसे 80,000 का मंथली पैकेज भी है। हर परिवार की तरह और हम भारतीयों के संस्कार और नियम के तहत बेटी की शादी तो करनी ही होती है, तो उसकी भी शादी अपने बिरादरी के हिसाब से एक अच्छा परिवार और लड़का देखकर कर ही दिया। लड़का संजय सावंत भी सुंदर और स्मार्ट था। वह भी एक अच्छे पैकेज में मेडिकल फील्ड में कार्य कर रहा था। उसके पिता माधव सावंत रिटायर सरकारी कर्मचारी थे और मां सावित्री घर के कार्य में ही लीन थी। शादी के 2 दिन हो गए थे। घर में खुशियों का वातावरण था। तभी सावित्री नंदिनी के पास आकर कहती है, क्या बहू, तेरा बाप इतना बड़ा ऑफिसर है, ये चैन कैसा दे दिया? एक तोले का भी नहीं है। तू तो एक ही बेटी थी ना उनकी, कौन से 2-4 बेटी ब्याहने थे? इतनी भी कंजूसी कैसी? नंदिनी बेचारी चुप रह जाती है। अभी 2 ही दिन हुए थे शादी के, तो जवाब सवाल करने की तो बात ही नहीं थी। पहले तो उसे पूरे घर के बारे में पता ही नहीं था, पर 2 दिन में ये तो पता चल गया था कि उसके ससुर बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उसकी ननद श्रेया भी अच्छी है और उसका पति थोड़ा सा माँ की बातों को अधिक मानने वाला था। हाँ, सासू जी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी, जिसका उदाहरण अभी-अभी उन्होंने प्रस्तुत किया था। नंदिनी सभी बातों को एडजस्ट करते हुए घर की गाड़ी को धीरे-धीरे पटरी पर लाने को कोशिश कर रही थी। उसने कभी अपने माता-पिता को भी यह नहीं बताया कि सासू माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। एक दिन उसकी सास उससे बहस करने लगती है कि तेरा बाप एक नंबर का कंजूस है, हमें बेवकूफ बना दिया, कुछ भी नहीं दिया। नंदिनी से रहा नहीं जाता है तो वह भी पहली बार जवाब देती है, मम्मी जी, आपको क्या चाहिए? मेरे पापा ने आपको मेरे जैसी कमाने वाली बहू दिया है, जो हर महीने 80,000 रुपए कमाती है। और क्या चाहती हो? वह अपना घर बेच के आपको दे देते। सावित्री को उसका जवाब देना बहुत बुरा लगता है। वह उसे उल्टा सीधा बोलती है। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है, पर वह चुप हो जाती है। उसके ससुर यह सुनकर उसके पास आकर कहते हैं, बहू, इसके मुंह मत लगना, ये बहुत ही दुष्ट है। इसने मुझे भी कभी चैन की रोटी नहीं खाने दिया, अब ये तेरे पीछे पड़ी है। श्रेया कहती है, मम्मी तो अपने मायके जाती है तो बेचारी सीधी साधी मामी को भी बहुत सताती है। लोग तो डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। कौन पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले? घर में रहना है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता उनसे। नंदिनी बेचारी परेशान हो जाती है। खाना बनाते समय उसकी सासू माँ आकर खड़ी हो जाती थी और हर बात पर रोक टोक करती। तेल बहुत डालती है, तेरा बाप लाकर देता है क्या? मसाला बहुत डालती है। बात पर ताने मारना तो जैसे जन्म सिद्ध अधिकार था। नंदिनी बेचारी सब कुछ सुन लेती थी। एक दिन तो हद हो गई। वह सुबह नाश्ता बनाकर सासू माँ को देती है, साथ ही सभी को देती है, और उसे ड्यूटी में देर हो रही थी तो वह तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है तो उसकी सासू माँ नाश्ते का प्लेट उसके ऊपर फेंक कर कहती है, ये क्या नाश्ता बनाया है? ना नमक का पता है, ना कोई टेस्ट है, सिर्फ तेल भर के रख दिया है। जबकि वही नाश्ता सभी लोग बड़े चाव से खा रहे थे। उसके ससुर बोलते भी है कि क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया तो है। सावित्री उनको भी 4 बात सुना देती है। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, इतनी अच्छी बहू है तो रहो तुम लोग, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ये कलमुही पता नहीं क्या चाहती है, इस घर में आग लगवाकर मानेगी। नंदिनी बेचारी रोते हुए जाकर अपने कपड़े बदलती है। उसका पति संजय तो माँ के सामने कुछ बोलता ही नहीं था, उल्टे माँ की ही तरफदारी करता था। नंदिनी को पहले ही लेट हो गया था, अब और भी लेट हो गया था। वह बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चली जाती है। श्रेया सावित्री से कहती है, मम्मी, आप भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वो बेचारी नौकरी भी करती है और जितना हो सकता है घर का काम भी करती है, और क्या कमी की थी? उसके पिता ने सब कुछ तो दिया, और सबसे बड़ी बात तो इतनी अच्छी बहू दी है, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। सावित्री उसे गालियां देने लगती है। नंदिनी ऑफिस में बैठे बैठे सोचती है कि वह अपने पिता को सब बातें बता दे, पर इससे उन लोगों को टेंशन हो जाता। वह समझ न पा रही थी कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। उसका पति भी तो उसका साथ नहीं देता है। शाम को नंदिनी घर में आती है और कपड़े बदलकर अपने लिए चाय बनाकर लाती है और चाय पीने लगती है। उसका सर दर्द कर रहा था।
ससुर जी और ननद मार्केट सामान लाने गए थे। मार्केट काम वही दोनों करते थे। सावित्री उसी समय संजय के साथ घर में आती है। वह भी कुछ खरीदारी करने मार्केट गई थी। वह अंदर घुसते ही नंदिनी को बैठ चाय पीते देख आग बबूला हो जाती है और कहती है, हरामखोर अपने अकेले के लिए चाय बना लाई, हमारे लिए तेरा बाप बनाएगा क्या? नंदिनी कहती है, हर बात में बाप का नाम मत लाया करिए। सावित्री बेटे से कहती है, देखा कैसी जुबान लड़ा रही है, आज इसका दिमाग ठिकाने लगती हूं। वह नंदिनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पहले से सर दर्द से परेशान नंदिनी सासू माँ के पास आते ही गुस्से में सासू माँ उस पर हाथ उठाए। उसके पहले ही वह अपनी सासू माँ की छोटी पकड़कर 2 झापड़ धर देती है। उसी समय दरवाजे पर माधव और श्रेया पहुंचते हैं। नंदिनी को माँ को मारते देख संजय चीखते हुए नंदिनी की तरफ बढ़ता है तो नंदिनी वहीं पड़ी। अपनी चप्पल उठाकर उसे भी 2 चप्पल मारती हुए कहती है, बहुत हो गया, अब मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी और इसी वक्त जाकर पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ 498 का केस दर्ज करवा देती हूँ, सभी को जेल भिजवाती हूँ। सासू माँ की तो मार खाते ही हालत खराब हो गई थी। अब जेल की धमकी ने तो और डरा दिया था। वह ये भी समझती थी कि अगर उसका बाप चाहेगा तो उन्हें कई साल जेल में कटवा सकता है। उसका पति भी घबराकर कमरे में जाता है और सास भी रोते हुई कमरे में जाती है। उनके जाने के बाद माधव और श्रेया अंदर आते हैं। नंदिनी अभी तक स्तब्ध खड़ी थी कि उसने यह सब कैसे कर दिया। उसके ससुर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, वाह बेटी, जो मैं कई वर्षों में नहीं कर पाया वह तूने एक झटके में कर दिखाया। दूसरे दिन से सुबह सुबह सासू माँ चाय बनाती हुई दिखाई दी और उससे ढंग से बात करने लगी। नंदिनी को अपने किए से दुख भी हुआ, पर उसका रिजल्ट देख खुशी भी हुई। आज नंदिनी के लड़के का बरवी मनाया जा रहा है और पूरा परिवार जुटा है। उसकी सासू माँ सभी काम कर रही थी। उस दिन के बाद से उनका और संजय का व्यवहार ही बदल गया था। नंदिनी को और क्या चाहिए था, वह बहुत खुश थी और साथ ही उसके ससुर और ननद भी बहुत खुश थे।